सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आज भी ज़बरदस्त आगाज़ रहा। एक मौके पर इंडेक्स 91,000 की सतह से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में हो चुका था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रिकवरी हुई और क्लोजिंग इंडेक्स 90,000 से ज़ायद रहा है। 200 से ज़ायद पॉइंट्स का आज भी ये इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बहुत तेज़ी के साथ इंडेक्स इस वक्त ग्रो कर रहा है। मार्केट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और आने वाले दिनों में जब मॉनेटरी पॉलिसी की एक नई अनाउंसमेंट होनी है और 2-2.5% की मजीद कमी होनी है, तो मजीद कितना ऊपर ये मार्केट जा सकती है और कितना जल्द अब ये 6 फिगर्स तक पहुंच जाएगी। चूंकि 31 दिसंबर तक ये कहा जा रहा था कि 1 लाख के इंडेक्स तक ये मार्केट पहुंचने में कामयाब होगी, लेकिन अब महसूस ये हो रहा है कि उससे बहुत पहले ही शायद ये टारगेट अचीव हो जाएगा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं, आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बहुत तेज़ी के साथ ये मार्केट जा रही है। जो स्टेबिलिटी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, जो ग्रोथ नज़र आ रही है, ये लॉन्ग टर्म है। ये कोई बलून तो नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई हमें डाउनफॉल देखने को मिले? देखिए, काफी मुस्बत डेवलपमेंट है। मिडल ईस्ट के अंदर जो अनरेस्ट था, उसके जो फियर्स थे वो रिसीड हुए हैं। दुनिया भर की मार्केट्स काफी ज्यादा तेजी दिखा रही हैं। साथ में हमारा पॉलिसी रेट का अनाउंसमेंट है नवंबर 4 को, उस पर भी काफी ज्यादा स्पेकुलेशन है। ये रेंज तकरीबन 2% से 4% तक पॉलिसी रेट के अंदर कमी की जो है वो एक्सपेक्टेशन है। तो स्पेकुलेशन काफी मुस्बत है और अर्निंग सीजन भी है, तो आई थिंक के सपोर्ट भी इस हिसाब से मिल रहा है। तो दुनिया भर की मार्केट्स भी तेज हैं। पॉलिसी रेट के अंदर भी कमी आने वाली है। ADB से भी $2.75 बिलियन का कमिटमेंट जो है वो मिला है। ये ओवर 4 ईयर्स हमें सपोर्ट मिलेगा बजटरी। तो आई थिंक ये अच्छी खबरें हैं। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी ज्यादा मुस्बत हुआ है। और ऐसे अब ये इंडेक्स चूंकि बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कि नई इन्वेस्टमेंट भी आ रही है या फिर जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको इस वक्त ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इस इंडेक्स से पूरा फायदा वो उठा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। जिस तरह से IMF ने हमें $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी, साथ में हमें फॉरेन इन्वेस्टर का भी सपोर्ट मिल रहा है। SIFC की भी डेवलपमेंट्स हैं, CPEC की डेवलपमेंट्स हैं फेज 2 की तरफ। आई थिंक कि जो चाइना प्राइम मिनिस्टर का आना, रशियन प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, रेमिटेंसेस अप हैं। ग्रोथ रेट अब मोस्ट प्रॉब्ली 3% पर जाएगा, जो IMF की जो प्रोजेक्शंस है। तो आई थिंक कि मुख्तलिफ तरीकों से हम पॉलिटिकल नॉइज खत्म हुई है, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, तो अमेंडमेंट हो गई 26। तो आई थिंक ये सारी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक रीजन रहा है कि हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और ऐसे साहब, जिस तरह ये हम ग्रेजुअली इस वक्त इंडेक्स को ऊपर जाता देख रहे हैं, तो उसी लिहाज से क्या मार्केट का जो ओवरऑल टोटल वॉल्यूम है उसमें भी इजाफा हो रहा है, यानी मार्केट का साइज भी उसी लिहाज से बढ़ रहा है? देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल कम है और उसकी वजह यह है कि बेशतर जो इंटरेस्ट है वो लोकल है। इससे पहले बेशतर इंटरेस्ट जो फॉरेन इंटरेस्ट होता था वो हमारी मार्केट में फॉरेन इंटरेस्ट नहीं रहा और उसकी वजह है बहुत सारा सिक्योरिटी अनरेस्ट भी रहा। इस मुल्क के अंदर फॉरेनर्स इस मुल्क की तरफ नहीं आते। तो आई थिंक अभी इसको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि फोकस सिर्फ हम मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है वो हमारी तरफ देखते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो वेस्ट है उसके अंदर अपनी एक अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से हम फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान मार्केट का रुख नहीं करते हुए देखते। तो लोकल इन्वेस्टर की ज्यादातर पोजीशन है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स बेशतर जो है वो कम देखे जा रहे हैं। बट ग्रेजुअली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट जिस तरह से मुस्बत वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो रही है, इस तरह से जो है दुनिया भर के इन्वेस्टर जो है वो ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान को अब जब से IMF का प्रोग्राम मिला है, एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए मिल गया, लेकिन अब टैक्स इस्लाहात भी लानी है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ में भी रिफॉर्म्स लेकर आना है और ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ बनानी है कि इन 3 सालों में इस IMF के प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाया जा सके। अब वज़ीर ख़जाना इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के भी दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने एक खाका भी पेश किया है कि किस तरह से पाकिस्तान अपने टैक्स के निज़ाम में बेहतरी लाने की ख्वाहिश भी रखता है और उसको अमली तौर पर इस वक्त नाफिज करने की कोशिश भी की जा रही है। अभी कितना काबिल अमल होगा और इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकेगा, जो टैक्स रेवेन्यू है वो किस हद तक बढ़ सकेगा, और जो दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं उनसे भी अब जो फ़ंड्स हैं उसकी फराहमी और दीगर ममालिक से भी अगर पाकिस्तान को कोई फ़ंड्स इमदाद या कर्ज़ लेना है तो उसमें भी बड़ी आसानी हो जाएगी, चूँकि अब IMF के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो चुका है। तो इस पर हम बात करेंगे। इकराम मोती साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, जो टैक्स रिफॉर्म्स इस वक्त ये हुकूमत और वज़ीर ख़जाना करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना आसान है या कितना चैलेंजिंग है
उनके लिए, चूंकि इससे पहले पाकिस्तान में कभी हमने टैक्स रिफॉर्म होते नहीं देखे। अभी जब से हुकूमत ने कोशिश की है, एक ताजिर दोस्त स्कीम लाए, उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। 1 नवंबर से अब जो कार्रवाइयाँ शुरू होनी है उसका कितना फ़ायदा हो सकता है? देखें, 3 अतराफ से देखें ना टैक्स को। टैक्स जो है उसका एक रेट होता है। टैक्स जो है वो उस बंदे को मिलता है जो बैंकों से भी कर्जा लेकर तो सरमायाकारी कर रहा होता है। तो वो अगर कर्जे पर शरह सूद बहुत ज्यादा हो तो टैक्स कम भी हो तो फिर भी वो सरमायाकारी नहीं कर पाता। अगर सरमायाकारी करने के लिए इन्होंने ये कह रहे हैं गवर्नमेंट वाले कि हमने जो शरह सूद है वो कम की है, तो शरह सूद अगर आपने कम की है तो एकदम उसके बाद आपने एक लॉन्च कर दी है एक कैंपेन कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम मौजूदा शरह टैक्स और आइंदा जो बढ़ती हुई शरह टैक्स है उस पे देंगे और किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। हम चेन जो है हर चेन में जाएंगे, जो फैक्ट्रीज की चेन है, जो डीलर्स की चेन है, जो रिटेलर्स की चेन है और जो सर्विस प्रोवाइडर की चेन है, उन सारी में हम जाएंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे और हम ये मालूम करेंगे कि दर हकीकत आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं और उस पर मैं मुनाफा कितना कमा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो कह रहे हैं हम डिजिटाइज कर रहे हैं। अब अगर डिजिटाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि IMF का जो प्रेशर था कि डिजिटल टैक्सेशन जो है उसको अपनाएं, तो वो तो इन्होंने अपना लिए शुरू कर दिया। अब उसको बेहतरी ला रहे हैं, उसे मजीद जो है डिजिटाइजेशन प्रोसेस में बेहतरी ला रहे हैं। बेहतरी का मतलब हुकूमत के लिए ज्यादा मसूलियत और दबाव ज्यादा टैक्स पेयर पर। अच्छा, अब वो टैक्स पेयर जो है उसका कोई भी कोना नहीं छोड़ा, जो सैलरी वाला है उस पर भी, जो कोई भी चीज फरोख्त कर रहे हैं उस पर सेल्स टैक्स भी, और जो कोई भी इनकम कर रहा है दूसरी सैलरी के अलावा उस पर भी, और अब कह रहे हैं कि ज़राअत पे भी होगा। अच्छा, जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस दबाव में सरमायाकारी कम हो जाएगी। अगर आपने टैक्स लेना है किसी से तो उसको पहले सरमायाकारी करने का मौका तो दें, जहां पे फायदा तो उठाने दें उसको, कि जो शरह सूद कम हुई है बैंकों से उसका फायदा तो उठाने दें। उसमें आप एक मार्केट जो है उसको तो ग्रो करने दें। अगर नहीं करने देंगे तो बेशक आप जितने मर्जी कवानीन ले आए, जितनी मर्जी डिजिटाइजेशन ले आए, जितने मर्जी शरह टैक्स बढ़ा ले, उसके बावजूद आपको टैक्स पूरा नहीं मिलेगा जो कि आप चाह रहे हैं। हाँ, आपको हर सेक्टर की हर किस्म की जो इनकम्स हैं, हर किस्म की जो सेल्स हैं, उन पे आपको मॉनिटरिंग तो रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक ऐसे टाइम में जबकि अभी भी शरह सूद जो है वो इस हालत में नहीं है कि जो बड़ी सरमायाकारी है वो उस पर आए। जो छोटी सरमायाकारी है उसमें थोड़ा सा लोन होता है, उस पर शरह सूद इतना मैटर नहीं करती, लेकिन जो बड़ी सरमायाकारी है उसके लिए तो शरह सूद बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरा, अभी दबाव में है मार्केट, अभी उठ नहीं रही, क्योंकि काफी अरसे से जो सरमायाकारी है पाकिस्तानी मार्केट में वो अंदरूनी सरमायाकारी और बैरून सरमायाकारी, वो दोनों जो है उसको डिस्करेज किया गया था। अभी ये उठेंगे तो फिर वो फैलेंगे और उसके बाद वो कमाएंगे और उनको मुनाफे होंगे, तो फिर उसके बाद वो टैक्स देने के काबिल होंगे। लेकिन जो दबाव ये बढ़ा रहे हैं, जो फिजिकल दबाव, ये मैनुअल दबाव जिसे कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी का दबाव ये बढ़ा रहे हैं, ये जो दबाव बढ़ा रहे हैं इसको ये नजरसानी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हम इस वक्त में दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि अभी अभी शरह सूद बहुत बुलंद थी, सरमायाकारी मौजूद नहीं थी, सरमायाकारी की चेन नहीं बन सकी, तो लिहाजा हम थोड़ा सा वफा करें, लेकिन ये वफा नहीं कर रहे। ठीक है, तो इकराम साहब, ये ज़ाहिर शरह सूद में तो बतदरीज कमी लाने की कोशिश की जा रही है ना। 3 रिव्यूज़ हो चुके, अभी 4 नवंबर को भी कुछ कमी होगी, फिर ज़ाहिर जब अगली रिव्यू आएगी तो उसमें भी मज़ीद कमी वाक़ई होगी। तो अब ये इस कमी के साथ साथ और जिस तरह ये इस्लाहात लाने की इस वक्त कोशिश हो रही है, इसमें टैक्स नेट में इजाफा कितना मुमकिन हो सकेगा? यानी अगले माली साल से पहले क्या 2-3% का इसमें एडिशन हो सकेगा? देखिए, टैक्स नेट में लोग आते हैं 2 तरीकों से। एक, उनके लिए शरह सूद कम की जाए। दूसरा, जो मैनुअल कॉन्टैक्ट है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट टैक्स के अफसर का और टैक्स के हकाम का, वो कम रखें ताकि वो दबाव में न रहे। फिर ये है कि आप एक मौका भी देखें कि किस मौके पर आप जो सारा दबाव डाल रहे हैं, ये मौका कौन सा है। अभी अभी बैंकों की शरह आसमान पे बातें कर रही थी, महंगाई आसमान पे बातें कर रही थी। उसके अलावा जो बाहर से जो सरमायाकारी है वो कोई नहीं हो रही थी, अंदरूनी सरमायाकारी रुक चुकी थी। स्टॉक एक्सचेंज क्यों चल रहा है? इसलिए
कि बड़ा जो पैसा है वो तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा रहा है या गोल्ड की तरफ जा रहा है। अब तारीखी तौर पर गोल्ड बहुत बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में मार्केट में सरमायाकारी नहीं हो रही, मार्केट में फिजिकल सरमायाकारी बिल्कुल नहीं हो रही, तो उम्मीद नहीं बनती। छोटे सरमायाकारी हो उसको फायदा हो, दरमियानी किस्म की सरमायाकारी फायदे पे मबनी है, जो बड़ी सरमायाकारी है वो बड़े फायदे पे मबनी है। अब ये जो तीनों किस्म की सरमायाकारी जो है उसकी चेन नहीं बनेगी तो ये मामला नहीं होगा। ठीक है, तो इकराम साहब, ये जो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बैरूनी सरमायाकारी है, वो अब किस तरह से लाई जाए, और IMF का जो अभी प्रोग्राम अप्रूव हुआ है वो इसमें किस हद तक मददगार साबित हो सकता है? क्योंकि IMF का प्रोग्राम अप्रूव होने के बाद अब मुख्तलिफ इस वक्त मालियाती इदारे भी फ़ंड जारी करने को तैयार हैं। मुख्तलिफ ममालिक भी अब शायद पाकिस्तान को सरमायाकारी करने में या कर्जा देने में अब नहीं हिचकिचाएंगे, चूँकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में। तो अब इस वक्त कहाँ से एंगेजमेंट करके पाकिस्तान अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अलग किस्म का जानवर है। उसको देखने के लिए आपको लाजिम है कि ये देखें कि वो ज़र मुबादला में आती है, दूसरा बाहर से आती है जिनके पास और भी चांस होता है दूसरे मुल्कों में भी। जो पाकिस्तान में है वो दो किस्म की, जब तक ढील ना दे सरमायाकार को तो यहाँ सरमायाकारी बढ़ने का इम्कान कम है। नंबर एक, ये जो है उनको इंसेंटिव दें, जो कि टैक्स इंसेंटिव भी हैं, और दूसरे कि वो मुनाफा कमाने के लिए जो रास्ते खोलने होते हैं वो रास्ते भी खोलें, तब वो सरमायाकारी यहाँ आएगी। दूसरा, पाकिस्तान के बारे में एक रेपुटेशन जो है क्रॉस द ग्लोब चली गई है, और वो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप सरमायाकारी को खुला रास्ता नहीं देंगे और करप्शन भी कम नहीं कर पाएंगे, और उसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन भी कर रहे होंगे कि जो छोटे हकाम जो हैं, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट टाइप, ये जाके कहेंगे कि देखें जी हमारे पास ये डिजिटलाइजेशन है, ये सबूत है, और हमारे पास ये कानून है कि अब हमने आपसे सहना है, तो जो वो सही आमदनी होगी तो सही टैक्स होगा ना। तो आपने बाहर की सरमायाकारी का भी नाका बंद कर रखा है, उनको भी कोई आप इंसेंटिव नहीं दे रहे, ना टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं, ना बिजनेस ईजी करने के इंसेंटिव दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप टैक्सेशन और डिजिटलाइजेशन की बात भी कर रहे हैं। तो इस दौरान पाकिस्तान अभी कुछ देर फंसा रहेगा, और वो भी इस उम्मीद पर फिर आगे रास्ता बनेगा कि पाकिस्तान में बिजनेस करने का जो माहौल है वो अच्छा हो और इंसेंटिव्स भी दी जाए। ठीक है, और फिर इकराम साहब, ज़ाहिर है ये जो 3 साल हैं IMF प्रोग्राम के, उसमें ना सिर्फ उनकी शराइत पूरी करनी है, बल्कि इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट है ये हुकूमत के ये IMF प्रोग्राम आखिरी है और आइंदा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस बुनियाद पर ये बात कही जा रही है, क्या वो अमल की सूरत में वो होती हुई आपको नज़र आ रही है? नहीं, ऐसे ट्रैक पर इस वक्त हमारी मईशत क्या चल पड़ी है कि हम इस प्रोग्राम को ही आखिरी प्रोग्राम करार दे दें? नहीं, ये आखिरी प्रोग्राम ये तब बनेगा जब पाकिस्तान के अंदर पैसा कमाने के जो वो हैं तरीके, उनको जिला यानी फरोग मिलेगा, तो ये आखिरी प्रोग्राम होगा। लेकिन IMF के वालों की जुबान से आपने कभी ये सुना है कि बैरूनी सरमायाकारी को तरगीब दो? क्यों? उसके लिए, इसलिए कि वो बैरूनी सरमायाकारी की तो दुनिया ही और है, उसका IMF से ताल्लुक ही नहीं है। और जब तक बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी तो तब तक जो लोकल सरमायाकार है उसको भी हौसला नहीं मिलेगा। बैरूनी सरमायाकारी आने से चेन बनती है, लोकल की और फॉरेन की। वो जो चेन है वो अंदर एक दो और से भी मिलती है, वो है दरमियानी सरमायाकार और छोटा सरमायाकार। अब ये पूरी चेन दर तक नहीं बनेगी, जो कि टूट चुकी है। वो बनी थी कुछ अरसे में, और वो भी मुशर्रफ या ज़ियाउल हक के टाइम पे कभी बनी थी। उसके बाद ये टूटती रही है क्योंकि हुकूमतें बदलती रही हैं। पाकिस्तान में जो अमन का माहौल है वो भी खराब होता रहा है, दहशतगर्दी बढ़ती रही है, सरमायाकारी कम होती रही है, शरसूद बढ़ती रही है। ये सारा कुछ जो है ये ठीक करना पड़ेगा। इसका कोई ये एक ऐसा हल नहीं कि एक ही चीज से कर दें। आज आप जो 18% सेल्स टैक्स है इसको 8% भी कर दें तब भी वो सरमायाकारी नहीं होगी, क्योंकि जो कि माहौल है पूरा वो नहीं है। आप इंसेंटिव नहीं दे रहे और टैक्स ज्यादा मांग रहे हैं जी, टैक्स ज्यादा मांग रहे हैं और उसके साथ मॉनिटरिंग भी बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि माहौल इसके लिए साजगार बिल्कुल नहीं है, आपको टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, माहिर माशियात हमारे साथ। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मौजूद है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी मुस्तकबिल में कितना ग्रो कर सकती है, उन्हें भी इस वक्त इंसेंटिव चाहिए, रिलीफ भी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त किस हद तक उन्हें अवेलेबल है और मुतालबात उनके इस वक्त इस हुकूमत से क्या हैं। एक ब्रेक के बाद पर डिटेल से बात करेंगे।
प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया था कि कुछ अरसे में चंद सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। अब ऐसे में हमारी इंडस्ट्री और ख़ासतौर पर इंडस्ट्री में भी टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा ही अहम है, चूँकि पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता है। और अब अगर इसको बढ़ाना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड है कि हुकूमत तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ऐसी तवील मुद्दत पॉलिसी लेकर आए जिससे एक्सपोर्ट्स में भी फिर इजाफा किया जा सके। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, FPCCI के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जिस तरह की पॉलिसी आप लोग चाहते हैं, हुकूमत के साथ बैठकर कोई मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ है? उस पॉलिसी में क्या क्या मेजर पॉइंट्स होने चाहिए? इस वक्त जो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ हैं, हुकूमत उस पर आप लोगों को सुन रही है, बात कर रही है आपसे? देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा जो है वो एनर्जी प्राइसेस के ऊपर है, और हम लोग यही जो काफ़ी अरसे से हम लोगों की और गवर्नमेंट के साथ हमारे डायलॉग भी हो रहे हैं, और गवर्नमेंट ने अभी तक जो हमने IPPs के ऊपर बात शुरू की थी कि IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रिव्यू किए जाएं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट भी अब हमारे साथ एक ही पेज पर है, और 5 IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, और अब मज़ीद 18 IPPs को जो है वो नोटिस इशू हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि अब जो है वो इस पर भी जो है उनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिव्यू होंगे। एक्चुअली जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी ऑल्टरनेट एनर्जी से फ़ायदा नहीं उठा रहा, क्योंकि जब भी सोलर से एनर्जी अगर कोई भी इंडस्ट्रीज बनाता है या कोई भी विंड पावर से अपनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो लेकिन दूसरी तरफ कैपेसिटी चार्जेस की मद में, क्योंकि उसकी कंजम्पशन जो ग्रिड स्टेशन से कम हो जाती है, तो फिर उसका बोझ दूसरे सार्फिन के ऊपर आ जाता है, और कैपेसिटी चार्जेस की मद में जब कैपेसिटी चार्जेस उधर इंक्रीज हो जाते हैं और दूसरे कंज्यूमर को उसका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो भरने पड़ते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो पे एंड टेक की बुनियाद पर हो, जितनी बिजली हम लें उतनी ही पेमेंट करें। ये नहीं कि अगर जो बिजली हम नहीं इस्तेमाल कर रहे या जो बिजली हम नहीं कंज्यूम कर रहे उसकी भी हम लोगों ने पेमेंट करनी है, और कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम लोगों ने वो पेमेंट उसको देनी होती है। अभी इस वक्त जो 5 IPPs जो हैं उसका हमारा जो उन्होंने ये एग्रीमेंट ख़त्म किया जो कि 60 अरब रुपए बनता है उसका सालाना, और ये एग्रीमेंट 2029 तक था। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 480 अरब रुपए जो हमें पे करना था, अब वो हमें पे नहीं करना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। तो इसी तरह आगे मजीद अगर चलता रहा तो जो हमारा एक 9 सेंट का मुतालबा था कि 9 सेंट जो है वो बिजली का रेट हो, तो हम लोग अपनी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह गवर्नमेंट के भी इक़दाम हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारा वो मुतालबा मंजूर कर लिया जाएगा। तो अब ये बताइएगा कि साकिब साहब, ये एक टास्क फोर्स बनी, उसने IPPs के साथ मुज़ाकरात भी किए, पहले 5 और फिर अब 18 IPPs के साथ ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो अभी तक रिलीफ इंडस्ट्री को कितना मिल सका है? ये जो 60 अरब सालाना बचत की बात हो रही है, अगर इसको हम टैरिफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये शायद बमुश्किल कोई 1 रुपया, 1.25 रुपया पर यूनिट पर शायद फ़र्क आ सके। इससे ज़्यादा का तो ये फ़र्क नहीं पड़ना। तो कोई मेजर रिलीफ तो नहीं मिलने वाला इस सिलसिले में आप लोगों को शॉर्ट टर्म में? जी देखो, अभी तो सिर्फ 5 IPPs की बात हो रही है ना, हम तो 40 IPPs की बात कर रहे हैं। तो जब 40 IPPs को इसी तरह जब उनका रिव्यू होगा तो फिर उसके बाद जो है वो जो हम कह रहे हैं कि 9 सेंट पर आ जाएगी। अभी तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि अभी तो सिर्फ तकरीबन 1 रुपए का भी नहीं, 0.75 पैसे का फर्क पड़ा है। तो लेकिन अब जब 18 IPPs के ऊपर जो और मजीद बात हो रही है तो उससे हमें 2-3 रुपए का उससे फर्क आएगा, और फिर आगे और जो भी IPPs हैं उन पर भी अगर उनके भी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होंगे। एक प्रोसेस चल पड़ा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट को हमारी बात समझ में आ गई है, जो कि हमारा असूली मौक़िफ़ था, और गवर्नमेंट ने भी उस पर से एग्री किया, और जो टास्क फोर्स है और SIFC है बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस सिलसिले में वो काफ़ी तेज़ी के साथ उनके साथ भी एंगेज है IPPs के साथ,
और हमें भी उन्होंने ऑन बोर्ड रखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे नतीजे आएंगे। और साकिब साहब, अगर ये 9 सेंट तक आ जाता है रेट और आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के काबिल हमारी इंडस्ट्री हो जाती है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स में अभी की निस्बत कितने फीसद इजाफा हो सकता है? कहाँ तक जा सकती हैं एक्सपोर्ट्स हमारी फिर? देखिए, इसमें जो है हम जो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि एक तो हम एनर्जी प्राइसेस के ऊपर वो जो हमारी 9 सेंट होना चाहिए, क्योंकि पूरे रीजन में इससे कम प्राइसेस हैं एनर्जी की। बांग्लादेश में भी 8 सेंट हैं, इंडिया में 7 सेंट हैं। तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम अगर 9 सेंट दे दिया जाए तो हम फिर भी कम्पीट कर लेंगे। फिर उसके साथ जो दूसरा एक्सपोर्ट के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, जो हम गवर्नमेंट के साथ वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स को फिक्स टैक्स रिजीम से हटा लिया गया है और अब वो भी रेगुलर स्कीम के अंदर आ गए हैं और वो अपनी टैक्स रिटर्न और उसी तरह भरेंगे। और पहले 1% एक फुल एंड फाइनल उनकी टैक्सेशन हो जाती थी, अब 2% देकर भी वो फिर भी तमाम उनके साथ ऑडिट होगा और जो भी उनकी फाइलिंग होगी, रिटर्न फाइल होगी और इनकम टैक्स उनकी फाइलिंग होगी और फिर डिसाइड किया जाएगा कि उनके ऊपर कितना इनकम टैक्स है। तो मेरे ख्याल में ये भी जो जैसे कि पहले चल रहा था कि फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर थे, एक्सपोर्टर को उसी तरह रखा जाए। और फिर EFS जो लोकल इंडस्ट्री को उसमें से हटा दिया गया है कि लोकल इंडस्ट्री अब EFS का फायदा उसको नहीं मिलेगा, या जो EFS स्कीम में से अब लोकल इंडस्ट्री वो फ्री ड्यूटी और सेल टैक्स फ्री जो माल इंपोर्ट कर सकती थी या माल परचेज कर सकती थी या आगे सेल टैक्स फ्री आगे माल सप्लाई कर सकती थी, अब वो नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है और मेरे ख्याल में कि ये EFS की जो असल रूह है, जो असल उसका ऑब्जेक्टिव था, वो हमें हासिल नहीं होगा। तो उसको भी फिर से जो गवर्नमेंट को वो चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री को भी EFS का हिस्सा बनाया जाए। सही हो सके। अभी जो टैक्स रिटर्न जमा कराने की आपने बात की, तो ये भी FBR की जानिब से जो सारी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में जो 1.25 लाख कंपनियां रजिस्टर हैं, उनके जो इस वक्त नताइज सामने है बड़ी मायूस कुन है। सिर्फ 50,000 कंपनीज़ ने अपने रिटर्न फाइल किए, उसमें भी 25,000 वो सिफर रिटर्न फाइल किए गए। यानी बाकायदा तौर पर सिर्फ 5,000 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इस पूरे कॉरपोरेट सेक्टर का 90% बोझ उठा रही हैं और प्रॉपर टैक्स फाइल कर रही हैं। तो ये कंपनीज़ पर भी थोड़ा सा आप समझते हैं एक जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने रिटर्न्स को प्रॉपरली फाइल करें, अपना टैक्स प्रॉपर FBR में जमा कराएं? जी बिल्कुल। मैं हमेशा FPCCI के भी फोरम से और हमारे दूसरे जो बिजनेस फोरम्स होते हैं, मैं उनसे भी कि हम बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो सही रिटर्न जमा कराए। और जो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है, जहाँ पर इनकम हो रही है, उधर इनकम टैक्स हमें देना है। जहाँ पर भी हमें कोई भी आमदनी के किसी भी जरिए में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स जो है हमें करना होगा। हमें जब तक हम इस दायरे को नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स के दायरे को नहीं बढ़ाएंगे, तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो जहां पर भी अगर कोई बिजनेस कर रही है उसको इस टैक्स नेट में आना चाहिए। और फेडरेशन इस मामले में FBR के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है और जिस किस्म की भी सपोर्ट की ज़रूरत उसको होती है, FPCCI हमेशा वो सपोर्ट गवर्नमेंट को देती है। ठीक है साकिब साहब, जो एक्सपोर्टर्स को अभी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जब ये हुकूमत लेकर आई है, तो अब इस पर एक्सपोर्टर्स का अपना क्या रिएक्शन है? इस पर आप क्या समझते हैं? इंडस्ट्री को इससे बेहतर फ़ायदा होगा? इससे हमारी एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है, वो तो उसमें तो खातिर ख्वाहिश में इजाफा हो सकता है, एक्सपोर्ट्स पर इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमेशा जो है वो टैक्स तभी बढ़ता है जब बिजनेस एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स बढ़ा दें और आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर ये फार्मूला होता रेवेन्यू बढ़ाने का, तो इससे तो आसान कोई बात ही नहीं थी कि जितना आप बढ़ा दोगे टैक्स उतना आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अभी जो सूरत हाल है, जैसे कि आपने भी अभी कहा कि बहुत जो टैक्स की रिटर्न्स फाइल की गई हैं वो भी हौसला अफजा नहीं है। और क्योंकि एक्सपोर्टर
डिस्करेज हो रहे हैं और इस तरह की फिर उनकी आगे की प्लानिंग होती है। जब एक इनकरेजमेंट मिलती है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को तो उसमें फिर वो इंडस्ट्री को बढ़ाने की, एक्सटेंशन की भी बात करता है, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की प्लानिंग करता है। लेकिन जब इस किस्म के इकदाम होते हैं तो उसकी वजह से एक बिजनेसमैन डिस्करेज हो जाता है और फिर वो अपनी एक्सटेंशन नहीं करता या पहले से भी जो काम कर रहा होता है उससे भी जो है वो पीछे आ जाता है। तो मेरा ख्याल में कि ये फौरी तौर पे ये जो है वो वापस लेना चाहिए। इससे ना तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी और बल्कि कम होगी और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू में भी खातिर खां उसका इजाफा नहीं होगा, बल्कि मुझे ये खतरा है कि जितना पहले उसको इस मद में मिल रहा था, टैक्स मिल रहा था, अब शायद वो भी ना पूरा हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब फैयाज साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FECCI हमारे साथ मौजूद। इंडस्ट्री हमारी बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में, लेकिन डिमांड यही है कि मुशावरत के साथ एक ऐसी पॉलिसी नाफिज की जाए और जो एक्सपोर्टर्स को इस वक्त नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आया गया है वो टैक्स उन पर से हटाया जाए ताकि मज़ीद हमारी एक्सपोर्ट्स को फ़रोग मिल सके। अब एक और बड़ा अहम मामला है वो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का, जो कि इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में है और इसी वजह से पाकिस्तान में भी हम पेट्रोल की कीमतों में पिछले PM ने मामूली एक कमी देखी थी और अब एक बार फिर उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 2-3 रोज़ बाद जब पहली तारीख आएगी तो 2 से 3 रुपए की ये कमी हो सकती है। अब ये जो ऑयल प्राइसेस की कमी का पूरा फ़ायदा इस वक्त एंड कंज्यूमर को क्यों नहीं मिल रहा और आने वाले दिनों में प्राइसेस कहाँ जा सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन से। बहुत शुक्रिया समी खान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त बताइएगा कि इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त चूँकि बड़ी लो है, $71-72 के अराउंड इस वक्त मौजूद है, तो उस मुनासबत से जो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत है वो मुनासिब है या एक एंड कंज्यूमर को इसका ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये है कि कोई कंज्यूमर को तो इतनी दफ़ा कम किया कोई फ़ायदा नहीं था। ये अपने तरीके से बढ़ाते हैं, ये देखते नहीं है कि इंटरनेशनल प्राइस कितनी कम हुई है। 3 महीने से कम हो रही है, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये बड़ी जाती है और पिछली दफा भी कम करना चाहिए तो उन्होंने पेट्रोल तो कम ही नहीं किया। अब एक समझ नहीं आता क्या तरीका है। कोई उसूल होना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि इतने इनपुट हुआ है, इतना डॉलर था उस वक्त, इतने हम चार्ज कर रहे हैं, ये होगा। और डीलर को क्या मिल रहा है, OMCs को क्या मिल रहा है, वो कहते हैं इन दोनों को इतना मिल रहा है, मिला के बात कर देते हैं। हमसे जो वायदा किया वो तो उन्होंने पूरा नहीं किया, एक साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, बहरहाल हम लड़ते रहेंगे डीलों के लिए, ये करते रहे जो भी करना चाहिए, हम उस पर इनसे एग्री नहीं करते। तो समी साहब, अभी ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $3.3 कम हुई है, अब ये कोई $72.70 के अराउंड आ गई है। WTI की कीमत $3.27 कम हुई है, ये भी $68 के अराउंड आ गई है। तो इस मुनासबत से इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है कोई 247-248 रुपये, इसमें मजीद कितनी कमी की गुंजाइश है? आलमी कीमत 15 कम करना चाहिए। अच्छा, ये 3 और 4 की आवाज लगा रहे, 15 रुपए। तो जो कमी एक्सपेक्टेड होती है, ड्यू होती है, वो उतनी की क्यों नहीं जाती? क्या समझते हैं आप, वो क्यों गवर्नमेंट वो फायदा अपने पास रखती है? फायदा इसलिए कि यहाँ से पैसा लेंगे, वो फिर वो अपने अखराजात में इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक को तो, आम पब्लिक को तो पता ही नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं कि उनको सिर्फ मालूम है कि कितना टैक्स लग रहा है, इंटरनेशनल प्राइस क्या है, डॉलर क्या है। आम लोग तो समझते नहीं, वो तो समझते हैं इन्होंने बड़ा एहसान कर दिया 3-4 रुपए कम करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे कि 15 रुपए की कमी अब पहली तारीख को बनती है पेट्रोल की कीमत में कमी की, लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत कितने रुपए कम करती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।